नमस्कार दोस्त, आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 6 है। इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं और ये इस चैप्टर का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक यूनिट है। और यूनिट में एक जो है चैप्टर है आपका अध्याय, उस अध्याय का ये लास्ट चैप्टर है, चालकता था वैद्युत अपघटन वाला। तो इसका ये लास्ट लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे वैद्युत अपघटन क्या है, यानी क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो डालेंगे हेडिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस यानी वैद्युत अपघटन क्या है। तो वैद्युत अपघटन होता क्या है, जैसे हम लोगों ने जनरली देखा होगा, हम लोग क्या करते हैं घरों में, यदि मान लेते हैं प्रयोग ये करना चाहो तो कर सकते हो, बिल्कुल आप घर में भी। आप एक पात्र लेना और उसमें NaCl भर देना। NaCl जो साधारण नमक जो हम लोग प्रयोग करते हैं खाने में, उसको भर देना। जब आप उसको भरोगे इसमें, और इसमें क्या करना, कुछ 2 छड़ें डाल देना। 2 छड़, इस प्रकार की 2 प्लेटें मैंने, ये देखिए एक ये प्लेट और ये दोनों प्लेटें मैंने क्या की, डाल दी। ये दोनों प्लेटें मैंने डाल दी। जब ये दोनों प्लेटें मैंने डाल दी यहाँ पर, तो इसके पश्चात होता क्या है, इसमें कुछ बुलबुले जैसे, भाई यहाँ पर मतलब जब बहुत बड़ी मात्रा में क्रिया करोगे तब आपको दिखाई पड़ेगा ये बुलबुले। मतलब छोटी सी छड़ मान लेते हैं, इतने गिलास में ले लिया आपने पानी, उसमें डाल दिया, इसमें इतनी जल्दी से आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। यदि आप कोई बड़ी छड़ डालते हैं, जैसे मान लेते हैं उसमें डाल देते हैं चांदी की छड़, उसमें मान लेते हैं ये Ag की है और ये Au की है। इन क्षणों को यदि आप पानी में डाल दोगे, इन क्षणों को यदि पानी मतलब NaCl में जैसे आप डालोगे, NaCl यानी नमक के घोल में, जैसे आप नमक के घोल में डालोगे तो एक चीज़ आपको दिखाई पड़ेगी। वो क्या होती है, इसमें कुछ बुलबुले जैसे उठते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ये बुलबुले जो उठते हैं, अर्थात हम ये कह रहे हैं कि रासायनिक क्रिया हो रही है। यहाँ पर कुछ ना कुछ रासायनिक क्रिया होने लगती है, रासायनिक क्रिया होती है। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन कहते हैं। इसका मैं एक उदाहरण और बताता हूँ। जैसे हम लोगों ने जो है क्या करते थे, पहले जो हमारा ट्रांजिस्टर आता था, ट्रांजिस्टर की जो डाउन सेल होती थी, और आप लोगों ने गाँव में जो रहने वाले हैं उन लोगों ने बहुत अधिक तरह प्रयोग किया होगा। जो गाँव में रहने वाले हैं, इस समय तो प्रत्येक गाँव में लाइट है, लाइट की व्यवस्था है, परंतु पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले बहुत कम गाँव में लाइट हुआ करती थी, ज़्यादातर गाँव में लाइट नहीं थी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, जो ट्रांजिस्टर होता था घर घर में, यानी प्रत्येक घर में ट्रांजिस्टर आपको मिल जाता, वो टीवी के पर इसका हम प्रयोग करते थे, और आज भी है कुछ घरों में। तो उसमें जो सेलें पड़ती थी, आप लोगों ने जनरली देखी होंगी, एवररेडी की सेल पड़ती थी, और वो आपकी होती थी वाइट कलर की, यानी सफ़ेद होती थी। उस पर कागज़ जैसा ऐसे इस प्रकार लिपटा हुआ होता था, ये ऐसे कागज़ जैसा लिपटा हुआ होता था। अब देखें इसमें होता क्या था, भैया नीचे एल्यूमिनियम की प्लेट जैसी लगी होती है, एल्यूमिनियम का पात्र होता है, ये एल्यूमिनियम की प्लेट लगी होती है, ये इस प्रकार ये होती है एल्यूमिनियम की। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें भरा होता है वैद्युत अपघट्य, इस छड़ में भरा होता है वैद्युत, यानी इस पात्र में वैद्युत अपघट्य भरा होता है, जो कि काले रंग का हम लोगों को दिखाई पड़ता है, जैसे हम लोग कहते हैं जनरली मसाला कहते हैं, वो हम लोग भर देते हैं, भरा हुआ होता है। और इसमें क्या होता है, एक राड पड़ी होती है, जो होती है ग्रेफाइट की, कार्बन की, किसी की भी हो सकती है, काले रंग की एक राड होती है इस प्रकार, यानी एक काले रंग की राड होती है। देखिए यहाँ पर मैं राड को बनाता हूँ, एक राड होती थी ये, और यहाँ पर एक तार को यानी लगा होता था इस प्रकार, ये ऐसे कुछ ढक्कन जैसी यहाँ पर लगी होती थी। इसके नीचे सब मटेरियल भरा होता था, और ऊपर क्या करते थे, एक लाल ढक्कन और लगा देते थे। ठीक है, यानी यहाँ पर इस प्रकार एक ढक्कन और हम लगा देते थे, ये देखिए इस प्रकार ये हमारे ढक्कन लग जाते थे। जब ये ढक्कन लगा देते थे तो यहाँ पर एक टोपी लगी होती थी, वो थी स्टील की, इस प्रकार का आपका सेल बना होता था। और जब ये सेल डाउन हो जाता था, जैसे सेल डाउन होता था, उसका प्रयोग हम लोग कर लेते थे। सेल डाउन है यानी इसमें कोई भी कार्य नहीं हो सकता था। मैं बता रहा हूँ वैद्युत अपघटन का प्रयोग, फिर मैं वैद्युत अपघटन की रिएक्शन भी बताऊंगा, यानी रिएक्शन के अनुसार इसी मैकेनिज्म बताऊंगा, यानी क्रिया भी बताऊंगा किस प्रकार का होता है।
तो पहले इसके उदाहरण के लिए समझते हैं। ये डाउन सेल थी और हम लोग क्या करते थे, डाउन सेल से कम महीने भर लाइट जलाते थे। इस सेल में बिल्कुल दम नहीं है, ये जो है बैटरी में काम नहीं कर सकती है। तो इससे इसके बावजूद भी हम लोगों ने क्या किया, महीने भर यानी 1 मंथ हम लोग लाइट जला सकते थे। वो कौन सी विधि थी, तो हम लोग क्या करते थे, इस सेल को उठाते थे और एक ग्लास में रख लेते थे, ऐसे ये ग्लास में रख देते थे। और इससे क्या कहते हैं, बहुत से सेलों को देखिए, इसमें इसको हम लोग कहते थे पॉजिटिव है, ये दिखाई पड़ रहा है रेड जैसी, इसको कहते थे पॉजिटिव। और ये जो है यहाँ पर एल्यूमिनियम का एक प्लेट जैसी, एल्यूमिनियम की एक चादर जैसी मिलती थी, उसको हम लोग कहते थे नेगेटिव है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, बहुत सी सेलें लेते थे और उनको इस प्रकार जोड़ते थे। जैसे एक ये सेल है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस प्रकार बहुत सी सेल हम लोग क्या करते हैं, बहुत सी मतलब चाहे जितनी आप चाहो जितनी इसमें जोड़ सकते हो। ये पॉजिटिव से एक तार हम इधर निकाल लेते थे और इसका नेगेटिव, इसका जो है नेगेटिव इसके पॉजिटिव से लगाते थे और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से लगाते थे। और इस तार का यानी इस सेल का जो नेगेटिव होता था इस तार के पॉजिटिव से लगाते थे, इस सेल के पॉजिटिव से। जैसे इस सेल के पॉजिटिव से लगाते थे और हम लोग फिर क्या करते थे, यहाँ से देखिए इस वाली सेल से यहाँ से एल्यूमिनियम यानी नेगेटिव को हम ले लेते थे। इधर से हमने पॉजिटिव लिया है और इधर से नेगेटिव। अब यहाँ पर भी मैंने कहीं बिल्कुल सेलों को श्रेणी क्रम में ही जोड़ा है, यानी बहुत सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है। उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट नहीं हमें प्राप्त हुआ। यहाँ पर हमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्राप्त हुई, यानी करंट नहीं प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि सेल जो है पूर्ण रूप से डाउन है, सेल पूर्ण रूप से डैमेज है, सेल पूर्ण रूप से डेड है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, हम एक ग्लास लेते थे और ग्लास में क्या भरते थे, ये ग्लास ले ली मैंने और ये ग्लास, ये देखिए प्रत्येक सेल को ग्लास में रख दिया, प्रत्येक सेल को मैंने ग्लास में रख दिया। ठीक है, प्रत्येक सेल को क्या करते थे, ग्लास में रख देते थे और इसमें पहले पानी यानी पानी डालते थे, H2O डालते थे और डालते थे नमक यानी NaCl डालते थे। और इतना डालने के बाद भी काम हमारा चल सकता है, परंतु इसके अतिरिक्त हम कुछ और डाल देते थे जिससे जो है ये क्रिया तेज होने लगती थी। कास्टिक सोडा, ये कास्टिक सोडा यानी धावन जिसे कह सकते हैं, निरमा जो जनरली हम लोग प्रयोग करते हैं, निरमा, वो डाल देते थे। अभी तक ये नहीं जल रहा था और ये डालने के पश्चात ये सभी सेलों में इस प्रकार का घोल मैंने भर दिया, यानी सभी ग्लासों में इस प्रकार का घोल जब मैंने भर दिया, जैसे ये घोल भरा तो वही 1 घंटे के पश्चात क्या देखने को मिला, ये जो है बल्ब जलने लगा। ये बल्ब क्या हुआ, जलने लगा। क्या हुआ, ये बल्ब जलने लगा। अर्थात जैसे ही भाई इसमें क्रिया हो रही तभी तो ये बल्ब जला, क्योंकि रासायनिक क्रिया को विद्युत ऊर्जा में बदला। ये तो इसका उदाहरण हुआ, परंतु लिखना क्या है, देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। अब ये कोई वैद्युत अपघट्ट है और इस वैद्युत अपघट्ट में हमने 2 राडें यानी 2 प्लेटें डुबो दी। ये हमारा कोई वैद्युत अपघट्ट है, इसमें 2 प्लेटें जोड़ दी और यहाँ पर एक बैटरी लगा दी। ये एक पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, यानी 2 बैटरी लगा दी, एक बैटरी लगा दी। और जैसे इसमें विद्युत प्रवाहित हुआ तो इसमें देखने को क्या मिलता है, यहाँ पर कुछ बुलबुले जैसे उठने लगते हैं। आप जितना ज़्यादा जो है विद्युत यानी प्रवाहित करोगे, जितना ज़्यादा विद्युत प्रवाहित करोगे उतना ज़्यादा ही बुलबुले उठते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे, उतने ज़्यादा आपको बुलबुले उठते हुए दिखाई पड़ेंगे। इससे एक चीज़ क्लियर हो गई कि भैया जैसे यानी जब किसी वैद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, जब हम किसी वैद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो उस वैद्युत अपघट्ट में रासायनिक क्रिया होने लगती है, रासायनिक अभिक्रिया होने लगती है। इसे हम कहते हैं वैद्युत अपघटन। क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, मैं रफ करता हूँ इसे। हाँ,
देखें एग्जाम्पल के लिए इसकी परिभाषा पर विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन जब हम किसी लिखेंगे जब हम किसी वैद्युत अपघट्ट में यानी जब हम किसी वैद्युत अपघट्ट में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, वैद्युत या विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, वैद्युत या विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उस वैद्युत अपघट्ट में रासायनिक अभिक्रिया होने लगती है। रासायनिक अभिक्रिया होने लगती है। रासायनिक अभिक्रिया होने लगती है जिसे हम वैद्युत अपघटन कहते हैं। वैद्युत अपघटन कहते हैं। ये होता है वैद्युत अपघटन। यानी किसी वैद्युत अपघट्ट में जैसे हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, तो होता क्या है, वैद्युत धारा प्रवाहित करने से उसमें कुछ रासायनिक अभिक्रिया होने लगती है और यही क्रिया कहलाती है हमारी वैद्युत अपघटन कहलाती है। यही क्रिया जो हमारी कहलाती है वैद्युत अपघटन कहलाती है। अब देखें इसके बाद आता है आयनन, क्योंकि आयनन क्या होती है अब आपको समझना है आयनन क्या होता है, क्योंकि वैद्युत अपघटन का एक पार्ट ही है आयनन। वैद्युत अपघटन का एक पार्ट ही आयनन है। तो आयनन क्या होता है देखिए, हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं आयनन। क्या है हमारा आयनन? आयनन क्या होता है? अब हमने क्या किया, जैसे NaCl ले लिया, एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, जैसे NaCl ले लिया और NaCl को या तो हम गर्म कर दें, तो जैसे गर्म करते हैं तो Na पॉजिटिव हो जाता है और एक Cl नेगेटिव, ये तुरंत अपने आयनों में टूट जाता है। या इसे गर्म कर देते हैं, या हम एक कार्य और कर दें, NaCl को जैसे ही हम जल में घोल देते हैं, तो ये तुरंत टूट जाता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। अब ध्यान रखें ये रिएक्शन आपकी और लेंथी हो सकती है। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ आयनन बता रहा हूँ, तो आयनन मुझे यहाँ पर दिखाना है। अदरवाइज ये NaOH भी बना सकता है, HCl भी बना सकता है। NaOH और HCl बनाएगा। मैं आपको अभी बताऊंगा यहाँ पर मैंने ये क्यों इस अभिक्रिया को बताया है, इसी सब चीज़ें क्लियर करूँगा। अब देखिए आयनन क्या होता है, जब किसी वैद्युत अपघट्ट को हम गर्म करते हैं, या उसे जल में घोलते हैं। जब हम किसी वैद्युत अपघट्ट को गर्म करते हैं या जल में घोलते हैं तो वह अपने आयनों में टूट जाता है। यह क्रिया आयनन कहलाती है। इसमें लिखेंगे जब किसी वैद्युत अपघट्ट को यानी कोई वैद्युत अपघट्ट है, जब किसी वैद्युत अपघट्ट को गर्म करते हैं या जल में घोलते हैं, घोलते हैं, तो वह अपने आयनों में टूट जाता है।
तो वह अपने आयनों में टूट जाता है, अपने आयनों में टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है। यह क्रिया आयनन कहलाती है। यह क्रिया आयनन कहलाती है। यह क्रिया क्या कहलाती है? आयनन कहलाती है। इसको नोट कर लेंगे। हाँ, अब हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की विधि। इलेक्ट्रोलाइसिस की विधि क्या होती है, यानी किस प्रकार ये रासायनिक क्रिया करता है। इलेक्ट्रोलाइसिस की विधि क्या है, इसको हम लोग विधिवत रूप से समझते हैं। देखें, हाँ, क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, इसकी विधि को हम लोग समझते हैं। तो डालेंगे मेथड। मेथड, अब मान लेते हैं ये कोई पात्र है। मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइसिस की विधि को मैं बता रहा हूं किस प्रकार ये विधि होती है। देखिए, मैंने क्या किया, ये कोई पात्र है और इस पात्र में क्या है, NaCl को मैंने भर दिया। ये कोई पात्र है और इस पात्र में मैंने क्या किया, NaCl और ये जो घोल है किसका है, NaCl, यानी वैद्युत अपघट NaCl है। मैंने क्या किया, इसमें 2 प्लेटें डाल दी। एक ये प्लेट डाल दी और एक ये प्लेट डाल दी। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसे एक बाह्य बैटरी से जोड़ दिया। एक बाह्य बैटरी ली इस प्रकार, यानी ये पॉजिटिव और निगेटिव, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। मैंने क्या किया, इसे जैसे ही इसमें वैद्युत को प्रवाहित किया तो ये क्या हुआ, NaCl तुरंत टूट गया। NaCl टूट गया क्योंकि इधर पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव मान लेते हैं Na और ये Cl समझ लेते हैं। तो Na क्या हुआ, पॉजिटिव होता है, Na पॉजिटिव होता है, Cl क्या होता है, निगेटिव। जैसे पहली रिएक्शन में समझेंगे यहाँ पर, जैसे मैंने क्या बताया, NaCl, देखें NaCl ये टूटेगा Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में। जैसे मैंने विद्युत को प्रवाहित किया तो टूट गया ये वैद्युत अपघट NaCl और Cl निगेटिव में, Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में। अब भैया इधर ये पॉजिटिव था तो पॉजिटिव के कारण ये Na पॉजिटिव इधर की ओर जाने लगा और ये Cl क्या था, निगेटिव, तो इधर निगेटिव निगेटिव को प्रतिकर्षित करता है तो ये इधर आने लगा। अब देखिए, ये हमारा एनोड कहेंगे क्योंकि धनसी राशि से जुड़ा है, एनोड कहेंगे। और यहां है हमारा कैथोड क्योंकि इससे ऋण सिरा जुड़ा है। तो होता क्या है, अब देखिए वैद्युत अपघटन की क्रिया किस प्रकार होती है। अब जैसे Na हमारा इधर जा रहा है और ये Cl इधर आ रहा है। अब इसमें होता क्या है, क्योंकि क्लोरीन, अब देखिए इधर से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रॉन जो है भाई Cl इसकी ओर आया है, Cl का इधर की ओर आ रहा है, Cl जो हमारा इधर आ रहा है। तो होता क्या है, इस पे Cl जैसे इधर की ओर आता है तो एनोड पर क्या क्रिया होती है, एनोड पर समझे,
एनोड पर, एनोड यानी पॉजिटिव पर क्या होता है, एनोड पर क्या क्रिया होती है। देखिए Cl निगेटिव इधर आया है, Cl निगेटिव इधर आया और भैया इधर से पॉजिटिव आ रहा है, इधर से पॉजिटिव आ रहा है। तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, यहाँ से एक पॉजिटिव और निगेटिव क्या करते हैं भैया, भाई पॉजिटिव ये निगेटिव वाला है, मतलब क्लोरीन के पास Cl2 जैसे मान लेते हैं, जो हमारा Cl2 है इसके पास, इस पर कोई भी चार्ज अभी नहीं है क्योंकि अणु है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, परंतु यहाँ पर चार्ज आ गया, माइनस का चार्ज आ गया। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि इसने किसी से इलेक्ट्रॉन को लिया है, इसने जो है किसी से इलेक्ट्रॉन को लिया है। अब भैया जैसे Cl निगेटिव इसकी ओर आया एनोड की तरफ, ये पॉजिटिव ये निगेटिव इसकी तरफ जैसे ही आया तो हुआ क्या, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए, यानी एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया। जैसे इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया तो ये बन गया केवल Cl। और ध्यान रखें क्लोरीन हमेशा एक यानी आयन के रूप में नहीं होता है, क्लोरीन हमेशा Cl2 के रूप में होता है, कहीं पर भी आपको मिलेगा Cl2 के रूप में होता है, अणु के रूप में होता है। तो देखिए जब Cl2 हो गया तो मतलब 2 क्लोरीन हो जाएंगी, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, दान कर देगा, क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा। अब देखिए इसमें क्या हुआ भाई, क्लोरीन जैसे ही एनोड की तरफ आता है, क्लोरीन क्या हुआ, एनोड की तरफ जैसे ही आया तो इस पॉजिटिव यहाँ पर भाई धनायन के कारण इसने इसका ऋणायन यानी इसके इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित किए, इसने इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया। समझो यहाँ पर क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को दान किया है, जबकि यहाँ पर Na पॉजिटिव, कहाँ पर मैंने बताया था, कहीं हर जगह मैं आपको यही बताता हूँ, जब Na यानी पॉजिटिव का निशान होता है तब दान किया जाता है, परंतु यहाँ पर समझो क्योंकि क्लोरीन निगेटिव है, निगेटिव का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी लिए हैं, ऑलरेडी ले रखे हैं, और जैसे ये एनोड के पास आया, जैसे ही ये एनोड के पास आता है तो एनोड है धनायन, एनोड में धनायन होता है, धनावेश होता है, और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास से ले लेता है, पॉजिटिव और निगेटिव आपस में जुड़ जाते हैं, तो यही इलेक्ट्रॉन इधर से चलते हैं, ये इस प्रकार, ये इलेक्ट्रॉन देखिए इधर से चलते हैं, ये ऐसे भाई इलेक्ट्रॉन यहां से लिए ना, यहां से इलेक्ट्रॉन लिए, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर सकता है, खींच सकता है, खींच सकता है। भैया इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, इलेक्ट्रॉन को दान किया, इलेक्ट्रॉन को दान किया, बारीकी से समझिएगा, बारीकी से इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया है, दान किया है। तो इसका मतलब जहां पर भाई ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का देना, ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को दान करना, और अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को लेना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। तो भैया इसने Cl निगेटिव था और ये बन गया किसमें, Cl2 में, अर्थात इसने 2 इलेक्ट्रॉनों का दान कर दिया है। तो यहाँ पर रिएक्शन जो हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है, ऑक्सीडेशन हुई यानी ऑक्सीकरण, इसे कह सकते हैं ऑक्सीकरण हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। और ध्यान रखें इलेक्ट्रोड, यदि कहीं कोई सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रोड दे रखे हैं, और जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होगा वो एनोड का कार्य करेगा, वो एनोड का कार्य करेगा, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होगा वो एनोड का कार्य करेगा। तो भैया देखिए Cl यानी इसने इलेक्ट्रॉन को दान किया है, इलेक्ट्रॉन को दान किया है, तो मतलब यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ है, तो ये एनोड का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन को दान किया है, दान किया है, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉनों को दान किया है, अर्थात पॉजिटिव, अर्थात एनोड पर, अर्थात इस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है। मैंने क्या बताया, यदि
आज के बाद ये पॉजिटिव हो तो उसे एनोड कहना बंद कर देंगे, क्योंकि अब हमें ध्यान रखना है पॉजिटिव ये देखकर नहीं कहना कि पॉजिटिव है तो एनोड है, नेगेटिव है तो कैथोड है, ये नहीं कहना है। अब हमें देखना है किस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस पर रिडक्शन हो रहा है। यदि आप रिडक्स अभिक्रियाएं पढ़े हैं कक्षा 11 में, यदि आपने कक्षा 11 में रिडक्स अभिक्रियाएं पढ़ी हैं तब तो आपको विधिवत रूप से समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझने में बहुत दिक्कत हो सकती है। मैंने क्या बताया भाई, यदि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये एनोड है, यदि यहाँ पर अपचयन हो रहा है यानी ऑक्सीकरण और अपचयन, यदि यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो एनोड और ये अपचयन हो रहा है तो ये कैथोड होगा। तो देखिए यहाँ पर तो इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, दान किया है, तो ये हो गया ऑक्सीकरण, यहाँ पर हुआ ऑक्सीकरण, अतः ये एनोड होगा, ये तो एनोड की क्रिया हो गई। इसी प्रकार देखें कैथोड पर, कैथोड पर क्या क्रिया होगी, कैथोड पर देखें कैथोड यानी निगेटिव पर। अब निगेटिव पर है कौन, Na पॉजिटिव है भैया, ये है Na पॉजिटिव। अब देखिए इलेक्ट्रॉन इधर से गया ऐसे जा रहा है और इधर से इस प्रकार ये यूं आ रहा है, भाई यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। Na पॉजिटिव था, यहाँ पर Na पॉजिटिव था और इसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, तब ये बन गया Na। क्या बन गया, Na। मतलब अभी ये Na पॉजिटिव था, इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, क्योंकि भैया यही इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से, और इस प्रकार ऐसे 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 जा रहा है, यही इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस आ रहा है। अब देखिए यहाँ से जब वापस आ रहा है तो Na पॉजिटिव है और Na क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, अपनी ओर खींच लेता है। तो भैया यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपचयन होता है, तो अपचयन हो रहा है, तो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं अतः कैथोड पर अपचयन होगा और एनोड पर ऑक्सीकरण होगा। बस यही विधि है। इसी विधि में जो है हमने बताया है वैद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। इसी विधि से आपको अपने आप गृहकार में मैं बता दूं CaCl2 का वैद्युत अपघटन करना है इसी मेथड के द्वारा। सचित्र वर्णन करके आप कमेंट में जरूर भेजिएगा। यदि आपको कमेंट में आप मान लेते हैं पिक्चर नहीं क्लिक कर सकते हो तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, आपका चैनल है व्हाट्सएप चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी से बना है, यूनिक ज्ञान एकेडमी। उससे जुड़ने के लिए मैं आपसे कहूँगा आप जुड़ जाइएगा 9118920840 इस व्हाट्सएप नंबर पर। जैसे आप कुछ मैसेज करेंगे और मैसेज में क्या लिखेंगे, ज्वाइन मी यूनिक ज्ञान एकेडमी। जैसे आप यूनिक ज्ञान एकेडमी को ये लिख करके भेजेंगे तो आपको ऑफिशियल नंबर जो हमारा ये है, इस नंबर से आपको उस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जिससे आप अपनी जो भी समस्याएं हैं और इसके अतिरिक्त समस्याओं का निदान भी कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त और कुछ कार्य, जैसे उस पर हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स भी आपको प्राप्त हो जाएंगे और बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, अब ये तो हमारा वैद्युत अपघटन। अब वैद्युत अपघटन के कुछ नियम हैं, तो उन नियमों को हम लोग समझते हैं। अब देखें ये क्रिया बराबर चलती रहती है, थोड़ा यहाँ पर समझ लें। जब ये क्रिया बराबर चलती रहती है तो भाई Cl यहाँ पर, क्लोरीन यहाँ पर जमा होता रहता है और सोडियम यहाँ पर जमा होता रहता है। क्लोरीन इधर जमा होता रहता है और सोडियम यहाँ पर जमा होता रहता है। तो ये क्रिया बराबर चलती रहती है। तो यहाँ पर एक स्थिति ऐसी आ जाती है, कुछ पदार्थ यहाँ पर इसके चारों तरफ जम जाता है। तो उसके लिए इन्होंने एक नियम दिया है वैद्युत अपघटन का। कौन सा नियम है, इसे मैं रफ करता हूँ फिर बताता हूँ नियम। फैराडे का वैद्युत अपघटन प्रथम नियम, या वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का प्रथम नियम। वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का प्रथम नियम।
फैराडे का विद्युत अपघटन प्रथम नियम, विद्युत अपघटन यानी विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम है, विद्युत अपघटन प्रथम नियम। विद्युत अपघटन संबंधी जो है प्रथम नियम है। इस नियम में क्या है देखें, इन्होंने जो नियम बताया, यानी इस नियम के अनुसार इन्होंने जो बताया है, अभी मैंने बताया था कि भैया इसमें होता क्या है, जब विद्युत अपघटन की क्रिया बराबर चलती रहती है तो इलेक्ट्रोडों पर कुछ ना कुछ पदार्थ जम जाता है, इलेक्ट्रोडों में कुछ ना कुछ पदार्थ चिपक जाता है। उस पदार्थ के बारे में इन्होंने जो है एक नियम दिया। वो नियम क्या बताया, यानी विद्युत अपघटन से, यहाँ पर लिख लेंगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, नियम के अनुसार विद्युत अपघटन से किसी इलेक्ट्रोड पर, लिखेंगे विद्युत अपघटन से किसी नियम पर, किसी नियम पर, विद्युत अपघटन से किसी इलेक्ट्रोड पर भी है, किसी इलेक्ट्रोड पर, किसी इलेक्ट्रोड पर मुफ्त, किसी इलेक्ट्रोड पर मुफ्त पदार्थ, या किसी इलेक्ट्रोड पर मुफ्त, या कह सकते हैं एकत्रित पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा विलयन की मात्रा विलयन में प्रवाहित, विलयन में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है, आवेश के समानुपाती प्रवाहित मतलब इन्होंने क्या बताया, विद्युत अपघटन से, यानी विद्युत अपघटन की क्रिया से देखा जाए कि भैया ये हमारा जो है विद्युत अपघटन हुआ है, देखिए यहाँ पर ये जो है विद्युत अपघटन की क्रिया यहाँ पर हुई है, यानी विद्युत अपघटन की क्रिया हमारी यहाँ पर हुई है। तो इस विद्युत अपघटन की क्रिया में मैंने अभी इससे पहले आपको जस्ट बताया था कि इसमें होता क्या है, कुछ पदार्थ आता है इलेक्ट्रोडों पर चिपक जाता है, यहाँ से कुछ पदार्थ जैसे आ रहा है, ये इलेक्ट्रोडों पर चिपक जाता है इस प्रकार। तो इन्होंने बताया फैराडे जी ने कि जो ये पदार्थ चिपकता है उसकी जो मात्रा होती है प्रवाहित आवेश के अनुपाती होती है। मतलब जितना ज़्यादा आप आवेश इस विद्युत अपघट्ट में आप जितना ज़्यादा आवेश प्रवाहित करोगे, जितना ज़्यादा आवेश आप प्रवाहित करोगे, जितना ज़्यादा आप आवेश प्रवाहित करोगे उतना ही, जितना ज़्यादा आवेश उतना ही क्या होगा, इसमें पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होगी, उतनी ही ज़्यादा आवेश की मात्रा हो जाएगी, उतनी ही ज़्यादा आवेश की मात्रा हो जाएगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं W मतलब वेट, W मतलब वेट, यानी एकत्रित पदार्थ की मात्रा प्रोपोर्शनल है Q क्या है हमारा आवेश है, Q क्या है हमारा आवेश है। और भैया W बराबर प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं, यहाँ पर एक कांस्टेंट लाते हैं Z, यहाँ पर एक कांस्टेंट लाते हैं Z और Q, और हम लोगों ने Q बराबर एक फार्मूला पढ़ा है, Q बराबर होता है IT, Q बराबर क्या होता है IT। तो यहाँ से W बराबर क्या निकल के आ जाएगा, W बराबर आ जाएगा ZIT, और ये Z हमारा क्या है, Z क्या है, तो Z बराबर एक फार्मूला होता है। देखिए I बराबर क्या है, वैद्युत धारा है, T बराबर क्या है, समय है। यहाँ पर जहाँ Z बराबर क्या है, Z बराबर होता है EYF, Z बराबर क्या होता है EYF। अब देखिए यहाँ पर E क्या है, जो हमारा E क्या है, ये है रासायनिक तुल्यांक, यानी
तुल्यांक, रासायनिक तुल्यांक मतलब मोल में द्रव्यमान होता है या तुल्यांकी द्रव्यमान, ये क्या है तुल्यांकी भार है। रासायनिक तुल्यांक कह सकते हैं या तुल्यांकी भार, इसे हम कहेंगे तुल्यांकी भार या रासायनिक तुल्यांक लिख दे सीधे सीधे। चलो तुल्यांकी भार ही लिखते हैं, तुल्यांकी भार। और ये क्या है हमारा, ये जो है फैराडे नियतांक है। ये क्या है, फैराडे नियतांक है। ये फैराडे नियतांक कहाँ से लाया गया है, मैं अभी तुरंत बता रहा हूँ, इसके जस्ट वैद्युत अपघटन के द्वितीय नियम में आपको बताऊंगा। यहाँ पर ये प्रथम नियम है, इसमें हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि इसमें इसका प्रयोग भी नहीं है। प्रयोग उसमें सिद्ध करके दिखाएंगे कैसे आपका ये फैराडे कांस्टेंट या फैराडे नियतांक आया है, फैराडे नियतांक। और जेड क्या है, जेड हमारा विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक जेड बराबर है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, क्योंकि यहाँ पर इसीलिए मैंने तुल्यांकी भार लिखा था। यदि मैं रासायनिक तुल्यांक लिख देता तो आप लोग कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक या रासायनिक तुल्यांक एक ही बात है, परंतु नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार लिखा है और यहाँ पर लिखा है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अच्छा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक और फैराडे नियतांक, इनकी तो एक जो है एग्जैक्ट वैल्यू होती है, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है। फैराडे नियतांक की एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है। जेड का मान तो हम निकालना जानेंगे अभी आगे, क्योंकि जेड का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। जैसे भाई जेड का मान यदि हमें ये प्राप्त हो जाए और ये प्राप्त हो जाए, भाई तुल्यांकी भार यदि हमें प्राप्त हो जाए और फैराडे कांस्टेंट जो होता है नियत होता है, इसकी आंकिक वैल्यू होती है, यदि ये दोनों प्राप्त हो जाएं तो हम जेड का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो भैया तुल्यांकी भार प्राप्त करने के लिए क्या होता है, तुल्यांकी भार बराबर होता है, तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटे संयोजकता होता है। एग्जाम्पल के लिए यह समझ लें, यहाँ पर जैसे हमने क्या किया, Cl है, Cl निगेटिव, Cl पर क्या है एक निगेटिव है, तो इसका मतलब सिक्लोरीन होता है 17 और इसका अणुभार जो होता है लगभग में 35.5 होता है। तो भैया 35.5 और भैया माइनस का 1 है तो बट्टे कर दिया 1, तो इसका तुल्यांकी भार भी 35.1 ही आ जाएगा। इसका तुल्यांकी भार भी क्या आएगा 35.1। जैसे मान लेते हैं Na पॉजिटिव है, यदि Na पॉजिटिव है तो अणुभार इसका होता है 23 और इसमें संयोजकता यानी धनायनों और ऋणायनों की संख्या ही क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए इसके बट्टे भी 1 रख देंगे तो इसका भी तुल्यांकी भार क्या आएगा 1 ही आ जाएगा। तो इस फार्मूले से हम लोग आसानी से तुल्यांकी भार भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो F का जो मान होता है 96,500 होता है, 96,500 ठीक है, ये होता है 96,500 कूलाम होता है, क्योंकि फैराडे नियतांक ये आवेश का है, एक आवेश का ही नियतांक है, ठीक है। इसका मान ये 96,500 आया कैसे, इसको अभी मैं बता रहा हूँ। ये पहला नियम हुआ। पहले नियम में मैंने आपको क्या बताया, वैद्युत अपघट्ट के किसी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की जो मात्रा होती है वैद्युत अपघट्ट में प्रवाहित किए गए वैद्युत आवेश के समानुपाती होती है। आप जितना वैद्युत प्रवाहित करेंगे उतना ही पदार्थ यहाँ पर एकत्रित होगा, ठीक है। तो इस फार्मूले को मैंने यहाँ से बताया। जेड बराबर, ये जो कैलकुलेशन किया है सिर्फ जेड के लिए किया है, इतना जो कैलकुलेशन किया है ये जेड के लिए किया है। इसको भी आप लोगों को नोट करना पड़ेगा, विधिवत रूप से नोट करेंगे। ये तो हुआ फैराडे का प्रथम नियम, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अब द्वितीय नियम समझते हैं। द्वितीय नियम में क्या है, इन्होंने दूसरा नियम क्या होता है, मान लेते हैं 2 सेलें, हम अब की बार ले लेते हैं 2 इलेक्ट्रोड या 2 सेलें ले लेते हैं। ये हमारी एक सेल ये हो गई,
अब ये हमारे दो सेल हैं, मान लेते हैं ये सेल 1 है और ये सेल हमारा 2 है। अब इन दोनों सेलों को मैंने क्या किया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। मान लिया ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव, और इसमें ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव, इस सेल के निगेटिव को दूसरे सेल के पॉजिटिव से जोड़ते हैं। और इन दोनों सेलों को मैंने क्या किया, एक बाह्य बैटरी से जोड़ दिया। इन दोनों सेलों को मैंने एक बाह्य बैटरी, ये मान लेते हैं ये हमारी एक बाह्य बैटरी है, ये हमने एक बाह्य बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, इस प्रकार मैंने एक बाह्य बैटरी से इसे जोड़ दिया। जब मैंने इसे बाह्य बैटरी से जोड़ा तो देखिए क्या हुआ, इसमें समझेंगे। तो दोनों में आवेश क्या है, समान है। दोनों में जो आवेश समान प्रवाहित कर रहे हैं, तो इसमें जो एक चीज देखने को क्या मिली कि यदि हमने आवेश मान लेते हैं, इसमें भी Q हमने आवेश प्रवाहित किया और इसमें भी Q आवेश प्रवाहित किया, क्योंकि यदि एक ही बैटरी से जोड़ा है तो दोनों में आवेश क्या होगा, समान ही होगा। दोनों में आवेश की मात्रा समान ही होगी। अब देखिए, जब मैंने दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा तब दोनों में आवेश की मात्रा समान हुई, परंतु इसमें हुआ क्या, इसमें एक चीज अलग आ गई कि जैसे वैद्युत को यानी आवेश की मात्रा तो समान है, परंतु जो इलेक्ट्रोडों पर यानी इलेक्ट्रोड, इन इलेक्ट्रोडों पर जो जमने वाला पदार्थ है, ये इलेक्ट्रोडों पर जो जमने वाला पदार्थ है, ये देखिए, इन इलेक्ट्रोडों पर जो जमने वाला पदार्थ है, वो पदार्थ जो होता है वैद्युत अपघट्ट के तुल्यांकी भार के बराबर होता है। वैद्युत अपघट्ट के तुल्यांकी भार के बराबर कहें या समानुपाती होता है। जैसे जैसे हम आवेश को बढ़ा रहे हैं, वैसे ही वैसे ये बढ़ता हुआ जा रहा है। मतलब ये एक चीज, यहाँ से एक नया नियम निकला, यानी फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार यदि हम दो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और उन सेलों में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, उन सेलों में वैद्युत धारा यानी समान वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं या समान आवेश प्रवाहित करते हैं, तो उन सेलों के इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाला पदार्थ वैद्युत अपघट्ट के तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। मान लेते हैं यहाँ पर एकत्रित होने वाला जो पदार्थ है, पदार्थ का वजन है W1, और यहाँ पर एकत्रित होने वाले पदार्थ का जो वेट है W2 है। यहाँ पर भी आवेश की मात्रा है Q और यहाँ पर भी आवेश की मात्रा है Q। तो इसको पहले नियम को विधिवत रूप से लिख लें। यहाँ पर लिखें, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार मैं बोलता हूं, जब श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई विभिन्न सेलों में वैद्युत अपघट्टों में दोबारा फिर लिख लेंगे, श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई विभिन्न सेलों के वैद्युत अपघट्टों में समान वैद्युत आवेश प्रवाहित या प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ वैद्युत अपघट्ट के तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, जब विभिन्न सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है,
श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उन सेलों में समान वैद्युत क्योंकि समान वैद्युत आवेश तो समान है, परंतु इसमें जो W1 और W2 बदल गया है, क्योंकि ये दूसरा नियम है। ध्यान रखना, पहले नियम में इन्होंने जो साधारण बात बता दी थी कि W जो है प्रोपोर्शनल है Q के, परंतु यहाँ पर ये नियम इनका एप्लीकेबल नहीं हुआ। जब दो सेलों को आपस में जोड़ा गया तब इन्हें दूसरा नियम लाने की जरूरत पड़ी, वैसे दूसरा नियम लाने की कोई भी जरूरत नहीं थी, एक नियम से ही काम चल जाता। दिक्कत तो तब आ गई जब दो सेलों को साथ साथ में जोड़ा और उन पर जो है पदार्थ जो एकत्रित हो रहा है उसकी मात्रा के बारे में जब गणना की, उसकी मात्रा के बारे में जब चर्चा की, तो वो पदार्थ डिफर मिला। वो पदार्थ मिला कैसा भैया, इसमें मान लेते हैं CaCl2 वैद्युत अपघट्य था हमारा CaCl2, और इसमें जो वैद्युत अपघट्य था NaCl था। तो इन दोनों के वैद्युत अपघट्यों के तुल्यांकी भार के समानुपाती, यानी तुल्यांकी, भाई इसका जो तुल्यांकी भार होगा, मैं आपको तुल्यांकी भार यदि आप नहीं जानते निकालना, मैंने अभी आपको बताया था। और इससे पहले मैं आपसे कहूँगा चैप्टर 2 जो सॉल्यूशन है आपका, सॉल्यूशन में जाइएगा और प्रत्येक वीडियो को आप विधिवत रूप से पढ़िएगा। मेरा प्रॉमिस है आप तुल्यांकी भार, तुल्यांकों की संख्या, ये सभी निकालना आसानी से सीख जाएंगे। एन फैक्टर भी आसानी से निकालना सीख जाएंगे यदि आप विधिवत रूप से देखते हैं तो। यदि आप विधिवत रूप से नहीं देखते हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा। मतलब तुल्यांकी भार वही होता है, तुल्यांकी भार अनुभार बटे एन फैक्टर। एन फैक्टर का मतलब होता है संयोजकता, एन फैक्टर का मतलब होता है संयोजकता। ठीक है, तो अब हमने क्या किया भैया, आवेश तो दोनों में समान था, परंतु यहाँ पर पदार्थ की मात्रा क्या हुई, भिन्न भिन्न आ गई। भाई इसीलिए तो गड़बड़ हो गया कि भाई पदार्थ दोनों में समान है, यानी आवेश तो दोनों में समान था, परंतु पदार्थ भिन्न भिन्न क्यों आया। तो इसके लिए इन्होंने एक नया नियम बता दिया। वो नियम क्या है कि जब विभिन्न सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उन सेलों में समान वैद्युत प्रवाहित करने पर, समान वैद्युत प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। अर्थात यहाँ पर जो W प्रोपोर्शनल है E के, W प्रोपोर्शनल E के। अब यहाँ पर मैं इसे रफ करता हूँ, फिर देखते हैं हम लोग। अर्थात हम लिख सकते हैं W1 प्रोपोर्शनल E1, तो यहाँ पे हो जाएगा W1 और एक कांस्टेंट K लगाते हैं, अपान कर देते हैं इनटू में E1। इसी प्रकार हमारा हो जाएगा W2 प्रोपोर्शनल यानी बराबर K इंटू E2। यदि मैं क्या करूँ, समीकरण 1 मान लूँ इसे और इसे मान लूँ समीकरण 2। समीकरण 1 से जब 2 को भाग दे देंगे तो K से क्या हो जाएगा, हमारा कट जाएगा। तो W1y W2u कैल E1y E2 हमारा फार्मूला आ गया। E1y E2 ये हमारा क्या आ गया, फार्मूला आ गया। अब हमें ये सिद्ध करना है, ये फार्मूला कैसे भाई ये है तो सही है या गलत है, इसको हमें प्रूव करना है। देखें यहाँ पर, इसे मैं बता रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर मैं बताता हूँ विधिवत रूप से। भैया प्रथम सेल के लिए देख लेते हैं। पहली सेल के लिए, यदि प्रथम सेल के लिए देखा जाए तो भैया हम लोग लिख सकते हैं W1 बराबर, भाई प्रथम नियम के अनुसार देखेंगे प्रथम सेल पर, W1 बराबर होगा Z
जेड क्यू और जेड वन होगा, क्योंकि जेड वन हमारा कोई जेड जो है कांस्टेंट नहीं है, जेड वन क्यू। यदि यहाँ से हम क्यू बराबर निकालें तो क्यू बराबर आ जाएगा W1/Z1, W1/Z1 आ जाएगा। और द्वितीय सेल के लिए निकाल लेते हैं, देखो यहाँ पर द्वितीय सेल के लिए निकालें तो द्वितीय सेल के लिए इसी प्रकार आएगा, द्वितीय सेल के लिए हमारा आ जाएगा Q बराबर W2/Z2, W2/Z2 आ जाएगा। यदि हम यहाँ से Z1 का मान रख दूं, क्योंकि हमें Z1 बराबर मालूम है, Z1 बराबर क्या हो जाएगा भैया हमारा, Z1 बराबर हो जाएगा E1/F। क्यों? क्योंकि E1 तो हमारा बदल सकता है, तुल्यांकी भार तो दोनों वैद्युत अपघट्टों का बदल सकता है, परंतु फैराडे कांस्टेंट एक नियत वैल्यू है, वो हमारी बदल नहीं सकती है, तो मैंने यहाँ पर केवल F जो है F लिख दिया। इसी प्रकार Z2 बराबर हो जाएगा हमारा E2/F हो जाएगा। अब Z1 की जगह पर ये मान वैल्यू पुट कर देंगे और Z2 की जगह पर ये मान वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए भैया यहाँ पर WQ बराबर निकला था, इसको देखिए, इसको समझेंगे विद्युत रूप से। इसको Q बराबर हमारा निकला था W1/Z1 और Z1 का मान जो दे रखा है हमारा W1/Z1 की जगह पर E1/F। F क्या होगा, ऊपर जाएगा, F क्या होगा हमारा ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा फार्मूला आ जाएगा क्या आएगा हमारा W1F/E1 आ जाएगा, यानी Q1 बराबर हमें Q बराबर क्या मिल गया, Q बराबर मिल गया W1F/E1 मिल गया। और इसी प्रकार हमें Q बराबर मिल जाएगा सेल 2 के लिए, क्या मिलेगा W2/E2F मिल जाएगा, W2/E2F मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 से कुछ तुलना कर लें तो देखिए क्या आ जाएगा। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व, अब इसे मैं मान लेता हूँ समीकरण 1, अब इसे मान लेता हूँ समीकरण में 2। कहाँ गया हमारा ये समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q1/Q2 और यहाँ पर आ जाएगा W, इनको दोनों को बराबर कर देते हैं, यहाँ पर दोनों को यदि हम बराबर कर दें तो क्या है, देखो W1/F/E1 इधर हो जाएगा W2/F/E2। भैया F से F कट जाएगा, F से F कट जाएगा और यहाँ पर जो बचेगा W1/E1 बराबर W2/E2। यदि हम एक कार्य कर दें, E2 और W1 यानी E2 को हम इधर भेज दें, यहाँ पर हो जाएगा, या मान लें E1 को इधर भेजें, E1 को इधर भेज देते हैं। देखिए W1 और अपान कर दें W2। भैया W2 को हम इसको इधर लाए और उसको हमने उधर भेज दिया। देखें कैसे क्रम से भेजेंगे भैया, यहाँ पर W1 और इधर लिख सकते हैं W2 × E1, क्योंकि भाग में है उधर जाएगा गुणा में, अपान E2 हो गया। अब देखिए W2 किस में है, गुणा में, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो W1/W2 यहाँ पर लिखते हैं W1/W2 बराबर E1/E2। अतः ये फार्मूला हमारा सिद्ध हुआ, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। अब यहाँ से हम लोग जो समझेंगे कि ये जो है हमारा F कांस्टेंट हमने कहाँ से प्राप्त किया था। देखिए जो W जो होता है आपका, देखिए यहाँ से यहाँ से Z जो है प्रोपोर्शनल होता है, Z जो है प्रोपोर्शनल होता है तुल्यांकी भार के, Z जो है प्रोपोर्शनल होता है तुल्यांकी भार के। तो Z बराबर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं, F लिख देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं E, यहाँ पर लिख देते हैं E। तो इसी प्रकार जब कुछ मिस्टेक हो गई लग रहा है हमें, 2 मिनट के लिए रुकेंगे, 2 मिनट।
क्योंकि भाई जेड बराबर होता है ई बाई एफ होता है, और हमें एफ मान लेते हैं, जेड एफ बराबर हो जाएगा ई। यहाँ से समझिए थोड़ा भैया, जो ई होता है यानी तुल्यांकी भार जो प्रोपोर्शनल होता है जेड के, तो ई बराबर यहाँ पर प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं जो फैराडे कांस्टेंट है। यहीं से हमारा फैराडे कांस्टेंट आया है। यहाँ पर लिख लेना लास्ट में फैराडे कांस्टेंट कहाँ से आया, फैराडे कांस्टेंट सिर्फ हेडिंग डालना फैराडे कांस्टेंट। तो ई जेड, तो भैया यहाँ पर यदि हम जेड की वैल्यू निकालेंगे तो ई वाई एफ आएगी, ई वाई एफ। यहीं से जो है जेड की वैल्यू हमने समीकरण 1 में नियम नंबर 1 में बताई थी। अब देखिए जो एफ जो है वो एफ के जो मान होता है, एफ बराबर जो होता है वो हमारा कितना होता है 96,500। ये क्या है 96,500 कूलाम होता है। अब इसे मैं बता रहा हूँ। एफ बराबर जो होता है 96,500 कूलाम। ये क्या है 96,500 कूलाम। मैं आपको बता दूं एफ जो होता है एक मोल आवेशों के, जहां एफ जो है एफ एक मोल कणों या एक मोल इलेक्ट्रॉनों लिख सकते हैं, एक मोल इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होता है। यानी जो एफ है जहां एफ एक मोल इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होता है, अतः हम ये कह सकते हैं एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6.023 गुणे 10 की पावर 23 इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे एक मोल में। और एक इलेक्ट्रॉन पर जो है आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। तो भैया देखिए एक कार्य हम लोग कर सकते हैं 6.023, या हम इसे लिख देते हैं ऐसे, क्या लिख दें 603, और यहाँ पर 3 घाते कम कर दें 10 की पावर 23 लिख दें, और इसे हम यहाँ पर एक कार्य कर दें 10 की पावर 20 लिख दें, ठीक है। और यहाँ पर 16 लिख दें और यहाँ पर 10 की पावर माइनस का 20 लिख दें। तो देखिए यहाँ पर 20 से 20 कट जाएगा। अब इसकी और इसकी जब आप गुणा करोगे तो 16 छिंगा लगभग में 96,000 समथिंग कुछ आ जाएगा। तो भैया जब इनकी जब आप गुणा करोगे तो लगभग में समथिंग आपको मिलेगा 96,500 अप्रोक्सीमेटली जो मिलेगा आपको यूक्ल। यहाँ पर कैलकुलेशन अपने आप कर लेना। यहाँ से जो है हमें फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू प्राप्त हुई। आज की वीडियो यहीं तक, और इस वीडियो में आपका ये चैप्टर नंबर 3 यूनिट यानी इलेक्ट्रो रसायन का चैप्टर नंबर 1 आपका समाप्त हुआ। अब चैप्टर नंबर 2 में हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रोड विभव और वैद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में। तो आज की वीडियो यहीं तक, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, और अच्छी पढ़ाई करने के लिए हम प्रयासरत हैं, और आप लोग भी थोड़ा सहयोग आप लोगों का बना रहा तो जल्द ही हमारी टीम आप लोगों के समक्ष होगी। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।